मैं तुम्हें छोड़ रही हूं और अपने 25 साल के बॉयफ्रेंड के साथ पाम स्प्रिंग्स जा रही हूं। सारा पैसा भी मैं ले जा रही हूं। ये मैसेज मेरे फोन पर सुबह 3 बजे आया जब मैं यूएई के खाड़ी इलाके में एक ऑनल रिग पर 14 घंटे की शिफ्ट खत्म करके अपनी बंक पर लौटा था। मेरा नाम दीपक शर्मा है। उम्र 52। पिछले 27 सालों से पूरी दुनिया के ओनायल प्लेटफॉर्म्स पर काम करता आया हूं। तेल, आग और लोहे से भरी जिंदगी। फोन पर मैसेज क्रिस्टा का था, मेरी पत्नी। 18 साल की शादी। मैंने स्क्रीन पर देखा, दूसरा मैसेज आ गया। एक स्क्रीनशॉट हमारी जॉइंट सेविंग्स अकाउंट का, जहां 1 करोड़ 20 लाख होना चाहिए था, वहां 2 पैसे बचे थे। और सबसे ऊपर एक क्यूट सा किस इमोजी, जैसे कि ये कोई मजाक हो। मैंने ना फोन पटका, ना दीवार पे घूंसा मारा। बस शांति से अपनी बंक पर बैठा और जवाब में सिर्फ 2 शब्द लिखे, ठीक है, शुभकामनाएं। फोन बंद किया और शावर लेने चला गया। अगली सुबह मैंने नाश्ता छोड़ दिया और सीधा काम पर चला गया। जैक्सन, जो मेरी टीम में सेकंड इन कमांड था, बार बार मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन पूछा कुछ नहीं। हमारी टीम में 16 लोग थे, जिन्हें हमसे अपनी जान की सुरक्षा की उम्मीद थी। पर्सनल प्रॉब्लम्स काम पर नहीं आती। लंच ब्रेक में लैपटॉप खोला। क्रिस्टा ने पहले ही डिवोर्स फाइल कर दिया था। पति ने शादी छोड़ दी क्योंकि वो लगातार विदेश में काम करता है, उसी लॉ फर्म से जो हाई नेट वर्थ डिवोर्स में स्पेशलाइज करती है, और ऊपर से स्पाउस सपोर्ट की डिमांड, क्योंकि मेरी इनकम एक्सेसिव है। और सबसे घिनौना, उसने लिखा था कि उसका इमोशनल सपोर्ट पार्टनर अब हमारे ओडेसा वाले घर में ही रह रहा है, मेरे घर में। लैपटॉप बंद किया, कुछ नहीं कहा किसी से, सीधा वापस ड्यूटी। रात को मैंने एक ही मेल लिखा, क्रिस्टा को नहीं, अपने कजिन ब्रैंडन को। ह्यूस्टन में रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सिर्फ 3 शब्द, एक्टिवेट प्रोटोकॉल विंटर। ब्रैंडन का जवाब 3 मिनट में आया, ऑन इट। जब तक वापस इंडिया नहीं आ जाते, किसी मेल या कॉल का जवाब मत देना। मेरी इस शिफ्ट में 2 हफ्ते बाकी थे। 110 डिग्री की गर्मी में 12-12 घंटे की ड्यूटी, और उस बीच मेरी जिंदगी, जिसे मैं घर कहता था, धीरे धीरे रेत की तरफ फिसल रही थी। मैं चाहता तो इमरजेंसी लीव मांग सकता था, सब समझ जाते, पर उसका क्या फायदा। बेहतर यही था, काम खत्म करूं, पेचेक लेकर लौटूं। उस रात जब मैं बंक में जा रहा था तो विंसेंट, हमारा रिग सुपरवाइजर, मेरे पास आया। सब ठीक है, वो सिर्फ मशीनों की बात नहीं कर रहा था। सब कंट्रोल में है, मैंने कहा, और वाकई था। बस क्रिस्टा को अब कभी समझ नहीं आएगा कि असली कंट्रोल क्या होता है। बांस पकड़ना तो मुश्किल था ही, पर शादी निभाना उससे कहीं ज्यादा हो गया था। मैं तब 33 का था। ओनायल रिग में 10 साल पूरे हो चुके थे। कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच इंडिया वापस आया था, अपने दोस्त की दुकान में हाथ बंटाने। वहीं मुलाकात हुई थी क्रिस्टा से। 11 महीने बाद शादी हो गई। तेज था, मगर उस वक्त सही लगा। मैंने तब तक अच्छी जिंदगी बना ली थी। एक प्रोड्यूसर कंपनी में लगाया गया इन्वेस्टमेंट अचानक बिक गया। पूरा घर कैश में खरीदा हुआ था। नौकरी इंटरनेशनल लेवल की थी। साल में 6 महीने में उतना कमा लेता था जितना लोग 3 साल में नहीं कर पाते। उसने कहा, मुझे तुम्हारा स्टेबिलिटी पसंद है, तुम्हारा फोकस। मुझे उसका कॉन्फिडेंस, उसका लोगों से घुलना मिलना अच्छा लगता था। बस एक ही चैलेंज था, रोटेशन स्केड्यूल। 2 महीने बाहर, 1 महीने घर, मगर पैसे बहुत थे। भविष्य हम दोनों के लिए मजबूत बन रहा था। वो घर संभालती, मैं भविष्य। शादी के 12वें साल के बाद दरारें शुरू हुईं। छोटी बातें, बर्थडे मिस करने की शिकायत, सवाल कि सऊदी वाला कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है क्या, कंपोनेंट प्लेसमेंट। और फिर मेरी फ्रेंड्स के पति तो हर डिनर पर होते हैं। मैंने तब भी नजरअंदाज किया। जब मैं 47 का हुआ, वो पूछना ही छोड़ चुकी थी कि मैं कब वापस आऊंगा। वो अब फोटो नहीं भेजती थी, वीडियो कॉल्स छोटे होते जा रहे थे। मैंने सोचा, शायद ये लंबी शादी की नॉर्मल फेज है। एक्साइटमेंट की जगह कंफर्ट, अनिश्चितता की जगह रूटीन। पिछले क्रिसमस पर मैं जब घर लौटा, पूरा घर बदला हुआ था। नया फर्नीचर, नया पेंट, नया माहौल। पूछा, बता तो देती। बस बोली, बदलाव चाहिए था। क्या बदलना था, वो नहीं बताया। 2 महीने पहले मैंने देखा, हमारे जॉइंट अकाउंट से पैसे किसी अजीब अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे। घर की मरम्मत चल रही है, उसने कहा। फाउंडेशन रिपेयर जरूरी था। उड़ान से एक दिन पहले मैं घर के सामने से निकला। कोई रिपेयर नहीं चल रहा था, लेकिन एक ब्लैक ऑडी खड़ी थी ड्राइववे में, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। 4 हफ्ते पहले उसने कॉल उठाना बंद कर दिया। सिर्फ टेक्स्ट आता, नए प्रोजेक्ट में बिजी हूं,
मैंने प्लेन पकड़ने की सोची थी, फिर खुद को समझाया, 18 साल की शादी है, भरोसा रखो। 3 दिन पहले पड़ोसी हरोल्ड ने एक फोटो भेजा, तुम्हारे घर के सामने मूविंग ट्रक खड़ा है, सोचा तुम्हें बता दूं। मैंने जवाब नहीं दिया, बस इंतजार किया। कभी कभी सबसे सही कदम होता है कुछ भी ना करना। कभी कभी सच अपने आप सामने आ जाता है। क्रिस्टा का टेक्स्ट आने के अगले दिन मैंने अपनी शिफ्ट खत्म की और क्वार्टर में लौटा। सैटेलाइट फोन बजा, ब्रैंडन का कॉल था। बैठे हो? बस बता दे, मैंने कहा। उसने कुछ नहीं छुपाया। वो पिछले 14 महीनों से प्लान कर रही थी ये सब। छोटे ट्रांसफर, 1,50,000 रुपए, 2 लाख रुपए, फिर ज्यादा। अलग अकाउंट अपने पुराने नाम से खोला, जिसे तुम ट्रेस भी ना कर सको। पिछले 90 दिनों में कुल ट्रांसफर की गई राशि 1,78,000 रुपए। सिर्फ जॉइंट अकाउंट से नहीं, अलग अलग जगहों से, छुप छुप कर। कमरा अचानक घूमता सा लगा। इतनी रकम हमारी जॉइंट सेविंग्स से तो कहीं ज्यादा थी। ब्रैंडन की आवाज फिर आई, थोड़ी धीमी। एक और बात, उसने तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बेनिफिशियरी का नाम 6 महीने पहले बदल दिया। और हद तो तब हो गई जब उसने घर पर 33 लाख रुपए का होम लोन निकाल लिया, तुम्हारे सिग्नेचर फोर्ज करके। मैं अपनी बंक पर चुपचाप बैठा रहा। रिग के जनरेटर की धीमी गूंज अब कुछ ज्यादा तेज लग रही थी। 18 साल साथ में बिताए थे, 2 दशक की जिंदगी, जिसे वो पिछले 1 साल से धीरे धीरे मिटा रही थी, बिना एक भी आवाज के। और वो लड़का? मैंने पूछा। डेवोन फॉरेस्टर, ब्रैंडन बोला। 25 साल का, वही उम्र जो उसने बताई थी। पहले पर्सनल ट्रेनर था, अब 3 साल से कोई काम नहीं। औरतों से रिश्ता बनाता है, खासकर 45 प्लस की उम्र की। 18 महीनों के अंदर हर रिश्ता खत्म। मुझे पैटर्न समझने की जरूरत नहीं थी। और एक और बात, ब्रैंडन की आवाज और धीमी हो गई। क्रेडिट कार्ड से 2 वन वे टिकट बुक हुए हैं पाल्म स्प्रिंग्स के लिए, अगले मंगलवार, यानी सिर्फ 3 दिन बाद। अब यह सिर्फ छोड़ने की बात नहीं थी, वो भाग रही थी, हर चीज लेकर, मुझे पीछे छोड़कर। इससे पहले कि मैं भारत वापस पहुंचूं, मैंने कॉल काट दिया। लाइट नहीं जलाई, बस अंधेरे में बैठा रहा। यादें एक एक करके वापस आ रही थीं। देर रात की कॉल्स जो वो बाहर जाकर करती थीं। अचानक फिटनेस में इंटरेस्ट, 3 साल पहले से पैसे की शिकायतें, जबकि अकाउंट में सब कुछ था। सबसे ज्यादा जो चुभा, वो धोखा नहीं था, बल्कि वो प्लानिंग थी। वो शांति, वो मुस्कान, जब वो हर महीने मेरी भेजी रकम लेती रही और मुझे कहती रही, मिस यू। उस पल कुछ भीतर बदल गया। दर्द अब ठंड बन चुका था, कुछ सख्त, कुछ साफ। मैं उठा, लॉकर खोला और लैपटॉप निकाला। वो ईमेल अकाउंट खोला जिसे सिर्फ मैं और ब्रैंडन जानते थे। लॉग इन किया, विंटर होल्डिंग्स। नाम मेरी नानी का सरनेम और हमारे खेत के पीछे बहती नदी। बैलेंस लोड हुआ, 13,50,00,000 रुपए। पिछले 8 सालों से हर महीने की इनकम का 70% मैं वहीं डाइवर्ट करता रहा था। लीगल रूप से डिक्लेयर किया गया, लेकिन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के तहत सेपरेटेड मैरिटल एसेट्स में शामिल नहीं। ब्रैंडन ने यही तो डिजाइन किया था। अगर कभी कुछ हो, मैंने एक ही मेल लिखा, अपने ह्यूस्टन वाले लॉयर को। सब्जेक्ट, ऑपरेशन कोल्ड रिटर्न प्रोसीड। लैपटॉप बंद किया, चुपचाप कैंटीन, मेस हॉल में जाकर एक कप कॉफी ली और पहली बार मैंने चैन की सांस ली। 3 दिन तक भूखा नहीं था, लेकिन अब भूख अलग किस्म की थी। ह्यूस्टन पहुंचा, रोटेशन खत्म हुए 38 घंटे हो चुके थे। एयरपोर्ट पर ब्रैंडन मिला, एक बर्नर फोन और एक मोटी सी फाइल थमाई। तुम्हारा नंबर वो कल से बार बार ट्राई कर रही है, उसने कहा। बैंक ने जिस अकाउंट में उसने पैसे ट्रांसफर किए थे उसे फ्रीज कर दिया है। बड़े और अजीब ट्रांजैक्शन पर यही रूल है। अब बैंक कह रहा है बेन रेन आकर वेरीफाई करे। उसे ये नहीं पता कि तुम लौट चुके हो, सिर्फ मैं और थॉमस जानते हैं। थॉमस मेरा लॉयर। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रैंडन ने टैबलेट निकाला और कुछ चैट्स दिखाए। क्रिस्टा और किसी डी नाम के कॉन्टैक्ट के बीच टेक्स्ट्स। मैंने स्क्रॉल किया। पाल्म स्प्रिंग्स में नए घर की प्लानिंग, मेरे पैसों पर मौज, मेरे बारे में जोक। वो वहीं दुबई में तेल निकालता रहे, हम यहां पार्टी करेंगे। फिर एक टेक्स्ट थ्रेड पर मेरी नजर अटक गई, 2 दिन पुरानी। क्रिस्टा, बैंक ने पैसा फ्रीज कर दिया है, माइल्स को आकर वेरीफाई करना होगा, अब क्या करें? डी, वो अभी 10 दिन तक रिग पर ही है। बोलो तुम्हारी मां की तबीयत खराब है, उससे कहो तुम्हें ट्रांजैक्शन अप्रूव करने दे, अभी भी उसकी पत्नी हो। क्रिस्टा, वो कॉल नहीं उठा रहा है। डी, जोर लगाओ, हमें अगले हफ्ते घर की डील क्लोज करनी है, वरना प्लान बी पर जाना पड़ेगा। क्रिस्टा, प्लान बी में मुझे घबराहट हो रही है। डी, बस इंश्योरेंस मनी है, वो खतरनाक नौकरी करता है,
लोगों के साथ एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। मैंने टैबलेट वापस दिया। हाथ शांत थे, पर बर्फ जैसे ठंडे। ये कोर्ट में एडमिसिबल हैं? 100%, ब्रैंडन बोला। उसने पिछले साल नया आईफोन खरीदा था, तुम्हारा एप्पल आईडी इस्तेमाल करके। पासवर्ड कभी बदला ही नहीं। सारे टेक्स्ट तुम्हारे आईक्लाउड में सिंक हो रहे हैं। हम सीधा पहुंचे थॉमस के ऑफिस। वो पहले से तैयार था। डिवोर्स फाइलिंग होम, लोन फोर्जरी की क्रिमिनल कंप्लेंट, सभी एसेट्स पर इमरजेंसी फ्रीज ऑर्डर। एक और ट्विस्ट है, थॉमस बोला। कल उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया है। कह रही है इमोशनल अब्यूज और फाइनेंशियल कंट्रोल के चलते वो घर छोड़कर भागी। अब उसका लॉयर कल की डेट पर इमरजेंसी हियरिंग मांग रहा है, ताकि कोर्ट से तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगवाया जा सके। मैंने झल्लाकर कहा, मैं पिछले 7 हफ्तों से 6000 मील दूर हूं। ये कैसा डर है? यही तो चाल है, थॉमस बोला। जज की सिंपैथी लेनी है ताकि वो पैसे और घर को अपने नाम करवा सके। वो चाहती है कि मैं अपने ही घर से बैन हो जाऊं और उसका बॉयफ्रेंड वहीं ऐश करे। थॉमस ने धीरे से सिर हिलाया। और सुनो, उस 33 लाख रुपए के होम लोन की रकम वो पहले ही खर्च कर चुकी है। 3 दिन पहले उसने वो पूरी रकम ट्रांसफर कर दी एक कंपनी के अकाउंट में, जो रजिस्टर्ड है डेवन फॉरेस्टर के नाम पर। अब बात सिर्फ बदले की नहीं थी, अब बात थी सिस्टम को उस पर पलटाने की, और सारा खेल चुपचाप उसकी आंखों के सामने पलट देने की। मैंने गहरी सांस ली। ऑप्शन साफ थे, फ्रॉड, फर्जी दस्तखत, अफेयर के आधार पर मानसिक प्रताड़ना, क्रिमिनल षड्यंत्र, उन टेक्स्ट्स के आधार पर। और ये रहा, थॉमस ने एक फॉर्म मेरी तरफ सरकाया। इसे फाइल करते हैं। मैंने पेपर देखा। मोशन टू डिसमिस डोमेस्टिक वायलेंस क्लेम विद एविडेंस ऑफ पर्जरी। साबित कैसे करेंगे? मैंने पूछा। थॉमस ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी कंपनी का सिक्योरिटी बैज 7 हफ्तों से एक ही रिग पर स्कैन हो रहा है। पासपोर्ट पर एंट्री एग्जिट स्टैंप है। फोन रिकॉर्ड सबूत हैं। किसी भी कॉल में बहस, गाली ग्लॉज या धमकी नहीं। सब नॉर्मल। मैंने सब जगह साइन कर दिए। और एक चीज, थॉमस बोला, जब वो पेपर सर्व होंगे तुम्हें हैरान दिखना होगा। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम वापस आ चुके हो। अभी तक तुम समुद्र में ही हो, ऑफिशियली। मैं निभा लूंगा, मैंने कहा। ऑफिस से निकलते ही मेरा बर्नर फोन वाइब्रेट हुआ। क्रिस्टा का मैसेज, प्लीज कॉल मी, इट्स एन इमरजेंसी, आई नीड यू। मैंने जवाब नहीं दिया। जाल तैयार था, लेकिन इस बार उसने नहीं, मैंने बिछाया था। उस रात मैं ब्रैंडन के घर रुका। हफ्तों बाद नींद में सुकून मिला। सुबह उठकर मैंने ओडेसा वाले घर का सिक्योरिटी कैमरा खोला। 3 साल पहले रिमोट एक्सेस के साथ लगाया था। या तो क्रिस्टा को याद नहीं था, या उसे लगा मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। फुटेज में वो लड़का दिखा, डेवोन, मेरे घर के पूल के पास मेरे व्हिस्की से पीते हुए, और शायद मेरा ही कॉलेज स्वेटशर्ट पहने हुए। फोन पर किसी से बात कर रहा था, हंसी मजाक में। पैर रखे थे उस फर्नीचर पर जो मैंने अपने हाथों से बनाया था। फिर फ्रेम में क्रिस्टा आई, घबराई हुई, चक्कर लगाते हुए। आवाज तो नहीं थी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज साफ थी। प्लान बिगड़ रहा था। ब्रैंडन अंदर आया, हाथ में कॉफी और चेहरा गंभीर। तुम्हें यह देखना चाहिए। उसने लैपटॉप खोला। वो पूरी रात डेवोन की हिस्ट्री खोदता रहा था। जो मिला, सब कुछ बदलने वाला था। इसने पहले भी किया है, 3 बार। स्क्रीन मेरी तरफ मोड़ी। पैटर्न वही, शादीशुदा, स्टेबल औरत, इमोशनल कनेक्शन। पति से दूरी, पैसे ट्रांसफर, 18 महीने के भीतर गायब, पैसे लेकर। 3 औरतें अब 5 सालों में। एक अब भी क्रेडिट कार्ड के कर्जे में डूबी है जो डेवोन ने उसके नाम पर लिया था। और भी है। ब्रैंडन की आवाज अब फुसफुसाहट में थी। वो कुछ समय के लिए एक केस में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भी रहा है। डेवोन की दूसरी गर्लफ्रेंड के एक्स हस्बैंड की मौत, एक सस्पिशियस कार एक्सीडेंट, 6 हफ्ते बाद जब डिवोर्स फाइल हुआ था। 20 साल से वो उसी रोड पर गाड़ी चला रहा था, और एक दिन सीधे खाई में गिर गया। कोई चार्ज फाइल नहीं हुआ, पर हवाओं में शक तैर गया। फोन फिर बजा, क्रिस्टा, वही पुराना नंबर। मैंने रिसीव नहीं किया। ब्रैंडन ने स्पीकर पर वॉइसमेल चलाया। माइल्स प्लीज, बैंक को कॉल करो। सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तो बस पैसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट कर रही थी, जैसे हमने पहले बात की थी, लेकिन अब सब अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। मैं कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रही। प्लीज प्लीज बैंक को कहो कि सब ठीक है। मैं बहुत डरी हुई हूं। डायलॉग परफेक्ट था। एक्टिंग भी 2 हफ्ते पहले होती तो शायद मैं मान भी लेता। अब वो सिर्फ एक और मास्क था। थॉमस से हमारी मीटिंग लंच पर थी। डेस्परेट हो गई है, उसने कहा। पाल्म स्प्रिंग्स वाले घर की क्लोजिंग 5 दिनों में है। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है।
अब हमारा अगला कदम, मैंने पूछा। आज दोपहर इमरजेंसी हियरिंग है। जज विंटर्स सुनेंगी। वो झूठे डोमेस्टिक वायलेंस केस पर जीरो टॉलरेंस रखती हैं। तुम्हारा लोकेशन प्रूफ, बैंक रिकॉर्ड सब तैयार है। हमने फंड्स वापस तुम्हारे नाम ट्रांसफर करने की अपील भी डाली है। लेकिन एक और बात है। थॉमस ने एक फोल्डर मेरी तरफ सरकाया। तुम्हारे पड़ोसी हैरोल्ड ने सुबह ये फोटोज भेजी हैं। अंदर फोटो थी। फर्नीचर ट्रक में लोड हो रहा था। मेरे घर का फर्नीचर, वो चीजें जो 3 पीढ़ियों से हमारी थीं। ये लोग घर पूरी तरह खाली कर रहे हैं, थॉमस बोला। चाहे बैंक से पैसे मिलें या नहीं, ये भागने वाले हैं। मैंने फोल्डर बंद किया, धीरे से रखा और कहा, प्लान बदलना होगा। दोनों मेरी तरफ देखने लगे। मैं वापस जाना चाहता हूं, घर। कॉन्फ्रंटेशन ठीक नहीं होगा, थॉमस ने शुरू किया। नहीं, टकराव के लिए नहीं। मैं बस देखना चाहता हूं, हैरोल्ड के घर से। अपनी आंखों से देखना चाहता हूं ये सब। और जब पेपर सर्व होंगे, मैं वहीं रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि क्रिस्टा मेरी आंखों में देखे जब उसकी दुनिया बिखरे। थॉमस धीरे धीरे मुस्कुराया। मैं अरेंज करवा देता हूं। हम रेस्टोरेंट से निकले ही थे कि मेरे बर्नर फोन पर एक टेक्स्ट आया। वो तुम्हारे दादाजी की डेस्क पैक कर रहे हैं, हैरोल्ड ने लिखा था। वो जो तुमने अपने हाथों से रिपेयर की थी, सोचा बताना जरूरी है। कुछ चोरियां पैसों से आगे जाती हैं, कुछ गद्दारियां खून से ज्यादा गहरी होती हैं। अब ये केस पर्सनल हो चुका था, एक नए स्तर पर। ओडेसा तक की 6 घंटे की ड्राइव मेरे पास सोचने का वक्त था। थॉमस ने अगली सुबह 9 बजे शेरिफ को सर्विंग के लिए तैयार कर दिया। ब्रैंडन ने हैरोल्ड के घर से सर्विलांस सिस्टम सेट कर दिया। हैरोल्ड ने मुझे दरवाजे पर गले लगाया, कुछ नहीं कहा। जरूरत भी नहीं थी। रात के ठीक 12:10 पर मैं हैरोल्ड के घर पहुंचा। उसने गेट पर आकर हाथ मिलाया। 30 साल मैं भी रिग पर रहा हूं बेटा, शब्दों की जरूरत नहीं होती। उसे अंदाजा है मैं यहां हूं, मैंने पूछा। जरा भी नहीं। पूरा दिन पैकिंग में लगे रहे। अच्छा सामान ट्रक में डाला, बाकी छोड़ दिया। हैरोल्ड ने खिड़की की तरफ इशारा किया। मेरे घर की सीधी व्यू मिल रही थी। 2 मूविंग ट्रक आ जा चुके हैं। बड़ा ट्रक कल सुबह आएगा, आखिरी लोड के लिए। कोई और आया घर पर? एक औरत, क्लिपबोर्ड के साथ। लग रही थी जैसे कोई रियल एस्टेट एजेंट। अरे, घर बेच रहे हैं? लिस्टिंग कर दी है शायद, फोटो ले रही थी। मैंने थॉमस को कॉल किया। पहली चीज सुबह देखनी है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स। 3 बजे रात नींद नहीं आई। हैरोल्ड के किचन टेबल पर बैठा ब्रैंडन की बनाई फाइल्स देखता रहा। बैंक स्टेटमेंट्स, फोन रिकॉर्ड्स, होटल बिल्स। उसी शहर में जब वो कहती थी, नहीं, सिस्टर के पास जा रही हूं। अब कोई भ्रम नहीं बचा था। ये धोखा नहीं था, ये प्लान लूट थी। सूरज चढ़ते ही थॉमस का टेक्स्ट आया। कंफर्म्ड। उसने घर को रियल एस्टेट एजेंसी के जरिए 2 दिन पहले लिस्ट कर दिया है। मार्केट वैल्यू से 30% कम में। जल्दी बेचने की मंशा साफ। लिस्टिंग पे तुम्हारे दस्तखत फर्जी हैं। 8:30 सुबह हैरोल्ड की खिड़की से मैंने देखा क्रिस्टा और डेवोन मेरी दादी के सिल्वर फ्रेम्स और मेरे पिता की घड़ी उस काली ऑडी में भर रहे थे। 8:45 एक बड़ा मूविंग ट्रक आया। 3 लोग बाहर निकले। ये लास्ट लॉर्ड है, हैरोल्ड बोला। 8:55 एक बिना नंबर प्लेट वाली कार सीधा ट्रक के पीछे आकर रुकी। 2 शेरिफ डिप्टीज और एक महिला अफसर बाहर निकले। थॉमस ने कोर्ट ऑफिसर भेजा है, हैरोल्ड ने कहा। मैंने गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया है। मैं धीरे धीरे सड़क पार किया। शेरिफ मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। क्रिस्टा ने दरवाजा खोला। पहले झल्लाहट, फिर हैरानी, फिर डर। चेहरे पर सब दिखा। मिसेस हैरिंगटन, आपके और इस घर में मौजूद व्यक्ति के लिए कोर्ट के पेपर्स हैं। मैं अब भी साया बना, ड्राइववे के कोने पर खड़ा, शांत। फिर उसने मुझे देखा। मैंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, सिर्फ सच्चाई। वो चुपचाप देखने लगी, जैसे जमीन खिसक गई हो। डेवन, उसने चिल्लाया। वो बाहर आया, घबराया नहीं, बल्कि और बेशर्मी से उसे कमर से पकड़ लिया। और तभी मैं एक कदम आगे बढ़ा, सीधा उसकी आंखों में देखा। अब आवाज मेरी थी, साफ, सीधी और बर्फ सी ठंडी। डेवन फॉरेस्टर, आप पर चल रही है धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पने और फर्जी पहचान के मामले में प्रारंभिक जांच। जैसे ही मैं सामने आया, क्रिस्टा का चेहरा फ्रीज हो गया। पहले झटका, फिर डर, फिर गणना, जैसे दिमाग तेजी से डैमेज कंट्रोल सोच रहा हो। डेवॉन पूरी तरह घबरा गया था। माइल्स, उसने फुसफुसाया, तुम तो रिग पर होने वाले थे। सरप्राइज, मैंने धीरे से कहा और शेरिफ की तरफ इशारा किया। प्रोसीड। पेपर्स की मोटी फाइल उनके हाथ में थी। रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर, सभी एसेट्स का फ्रीज ऑर्डर,
फर्जी दस्तखतों पर क्रिमिनल केस, घर की अवैध बिक्री पर रोक, डिवोर्स फाइलिंग, धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आधार पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। डेवोन चीखा। वो तुमसे डरती है। उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है, जिसे जज विंटर्स ने आज सुबह ही झूठा साबित करके खारिज कर दिया। मैंने जवाब दिया, 6000 मील दूर से कोई कैसे अब्यूजेस कर सकता है? और हां, तुम्हारे टेक्स्ट्स, प्लान बी और मेरे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जज को बहुत दिलचस्प लगे। डेवोन का चेहरा फीका पड़ गया। क्रिस्टा ने एक आखिरी कोशिश की। माइल्स प्लीज, ये सब गलतफहमी है। तुम तो बस डॉक्यूमेंट सेव कर रही थी। मैंने उसकी बात पूरी की। हमारे एसेट्स प्रोटेक्ट कर रही थी, घर बेच रही थी बिना बताए। हमारा भविष्य प्लान कर रही थी। या फिर तुम्हारा और डेवोन का? कोई जवाब नहीं था उसके पास। 30 मिनट हैं तुम्हारे पास, कोर्ट ऑफिसर बोली। सिर्फ पर्सनल आइटम्स ले जा सकते हो, कपड़े और टॉयलेटरीज। बाकी सब कोर्ट इन्वेंट्री में जाएगा। वो दोनों घर के अंदर गए, पुलिस निगरानी में। मैं चुपचाप मुड़ा और चलने लगा। तुम जा कहां रहे हो? क्रिस्टा की आवाज पीछे से आई। मैंने मुड़कर नहीं देखा। घर, मैंने सिर्फ एक शब्द कहा। 3 हफ्ते बाद कोर्ट रूम। मैं और थॉमस एक तरफ, क्रिस्टा और उसका वकील दूसरी तरफ, और डेवोन गायब। सर्व होने के 2 दिन बाद भाग गया, क्रिस्टा के बचे हुए पैसे और गहने लेकर। ब्रेंडन सही था, पैटर्न रिपीट हुआ। जज ने सबूत बारीकी से देखे, बैंक रिकॉर्ड्स, फर्जी पेपर्स, टेक्स्ट्स, लोकेशन डेटा। जब प्लान बी और इंश्योरेंस मनी वाला टेक्स्ट आया, जज रुक गईं। उन्होंने चश्मा उतारा, सीधा क्रिस्टा की तरफ देखा। मिसेस हैरिंगटन, क्या आपको पता है इंश्योरेंस फ्रॉड या उससे भी गंभीर अपराधों की सजा क्या होती है? क्रिस्टा का वकील उसके कान में बुदबुदाया। ऐसा नहीं था योर ऑनर। क्रिस्टा घबराई। डेवन मजाक कर रहा था, मैंने कभी ऐसा कुछ। ये सब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए रखिए, जज ने बीच में टोका। इस कोर्ट का काम सिर्फ संपत्ति विभाजन और विवाह समाप्ति का है। उन्होंने बाकी डॉक्यूमेंट्स पढ़े, कभी कभी सिर हिलाते हुए। फिर फाइल बंद की, चश्मा उतारा। मेरे 30 साल के करियर में, वह कहना शुरू करती है। जज ने चश्मा उतारते हुए कहा, अपने करियर में मैंने बहुत केस देखे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में इतनी सुनियोजित धोखाधड़ी शायद ही कभी देखी हो। उन्होंने क्रिस्टा की तरफ देखा, आंखें अब नरमी छोड़ चुकी थीं। आपने योजनाबद्ध तरीके से संयुक्त बैंक खातों से पैसा निकाला, दस्तखत फर्जी किए और वैवाहिक संपत्ति लेकर राज्य छोड़ने की योजना बनाई। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, आवाज में हल्की सी नरमी आई। मिस्टर हैरिंगटन, भले ही आपकी होल्डिंग कंपनी कुछ को संदिग्ध लगे, लेकिन कोर्ट देखती है कि आपने हमेशा घर के खर्चे दिए, टैक्स सही समय पर फाइल किए और सरकारी स्तर पर किसी चीज को छुपाया नहीं। आपने सिर्फ अपनी मेहनत को गलत लोगों से बचाने की कोशिश की। फैसला तेज और निर्णायक था। क्रिस्टा द्वारा ट्रांसफर किए गए सभी फंड्स लौटाए जाएंगे। घर पूरी तरह मेरे नाम रहेगा। क्रिस्टा की स्पाउसल सपोर्ट की मांग खारिज। फर्जी दस्तखत और साजिश के सबूत डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को क्रिमिनल केस के लिए भेजे जाएंगे। कोर्ट से बाहर निकलते समय क्रिस्टा ने कुछ बोलने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ता गया। कुछ जीतें चुप रहकर हासिल की जाती हैं और वो सबसे गहरी होती हैं। 6 महीने बाद मिसौला, मोंटाना। 40 एकड़ जंगल और घास का मैदान, मेरा केबिन, मेरी दुनिया। विंटरलाइट होल्डिंग्स की आखिरी इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में क्रिस्टा को कभी पता नहीं चला। प्ली डील में क्रिस्टा ने जुर्म कबूला। कोई जेल नहीं, लेकिन 5 साल की प्रोबेशन और वापसी की रकम, जिसकी पहली किश्त थी, अभी तक बाकी है। टुल्सा में अपनी बहन के साथ रह रही है, रिटेल स्टोर पर नौकरी करती है। डेवोन अब एक तलाकशुदा डॉक्टर को डेट कर रहा है, एरिजोना में। पैटर्न जारी है। मैंने खुद को जल्दी रिटायर कर लिया। 27 साल का तेल का सफर पूरा हुआ। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और आर्कनसास में गैस रॉयल्टी काफी था, एक सादा लेकिन सुकून भरा जीवन जीने के लिए। हैरोल्ड कभी कभी फोन करता है, ओडेसा से अपडेट देने के लिए। घर बेच दिया था, अब उसमें कुछ नहीं बचा था, न यादें न मतलब, बस कुछ फैमिली हेयरलूम्स, जिन्हें हैरोल्ड ने खुद पैक करवाकर मोंटाना भेज दिया था। शाम की डाक में ब्रैंडन का लिफाफा आया। विंटरलाइट होल्डिंग्स का अंतिम विघटन कागजी तौर पर पूरा हुआ। एक चैप्टर पूरा, टैक्स भरे, ट्रांसफर क्लियर। मैंने पोर्च स्विंग पर बैठकर एक ग्लास बॉर्बन उठाया, जिसे इसी गर्मी में बनाया था। इस बार कोई प्लान नहीं, कोई शिफ्ट नहीं, कोई मैसेज का इंतजार नहीं, ना कोई रिग टीम, ना झूठ बोलने वाली पत्नी। सिर्फ मैं और मेरे मेहनत से कमाया हुआ सुकून। फोन बजा, एक नई कॉल। कैनेडियन ऑयल कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कंसल्टिंग ऑफर है, अच्छा पैसा, कम ट्रैवल, बस अपने अनुभव शेयर करने हैं। मैं मुस्कुराया।
सोचूंगा, मैंने कहा। लेकिन आज नहीं, आज की शाम सिर्फ मेरी है। कभी कभी जिंदगी आपसे सब कुछ छीनने की कोशिश करती है, लेकिन अगर आप तैयार रहते हैं, चुप रहते हैं और सही वक्त पर जवाब देते हैं, तो आप न सिर्फ जीतते हैं, बल्कि नए सिरे से एक बेहतर जिंदगी बनाते हैं। अगर ये कहानी आपको सशक्त बनाती है तो कमेंट करें, आई चूज पीस नॉट रिवेंज। और याद रखें, बदला लेने से नहीं, खुद को फिर से बनाने से असली जीत मिलती है।